गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि सबके सब शमशान घाट में खड़े रहते हैं क्योंकि अक्षय की डेथ सेरेमनी बोल सकते हैं या अंतिम संस्कार उसका हो रहा रहता है। तभी जो माया रहती है वो बहुत टूटी हुई सी रहती है। उसको रोने के लिए बहुत बोलते हैं बट वो रोती नहीं है। पर जब वो नव्या को देखती है तो उसकी आंखों में से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं और नव्या की आंखों में से भी आंसू निकल रहे रहते हैं। जेसिका ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, या ये कहूँ थोड़ी सी जेलस भी होती है, क्योंकि जेसिका के पास होने पर भी माया रोई नहीं, पर नव्या को दूर से देखते से ही रोना के लिए रेडी हो जाती है। इस बात पे जेसिका को थोड़ी सी जेलसी भी होती है, गुस्सा भी आता है, सब कुछ हो रहा रहता है। पर वो इस स्टेज पे नहीं रहती है कि वो किसी से लड़ सके, क्योंकि सब के सब अभी तो गम में ही डूबे हुए रहते हैं। तो उसके अब आगे जैसी जो माया रहती है वो नव्या को देखती है, वो थोड़ा आगे आती है, नव्या भी उसके पास आती है। और जैसी वो पास में आती है नव्या, माया उसे हक करके इतनी जम के रोने लगती है। तब वहाँ पर सब लोग देख के शॉक्ड हो जाते कि इतनी देर से माया ने 1 मिनट भी नहीं रोई, पर नव्या के सामने वो बहुत रोती है। नव्या उसे बहुत साइड से कंसोल करती है और बोलती है कि ठीक हो जाएगा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही रहती, उसके मुंह से वो वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे। ठीक हो जाएगा भी वो वर्ड्स उसके अंदर ही रहते, क्योंकि क्या ठीक होगा। नव्या भी ये बोलती है कि अगर मैं इससे ये कहूँगी कि अब पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, तो क्या पहले जैसा होगा। एक इंसान के चले जाने से सामने वाले की तो जिंदगी उजड़ गई है। अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा, बस हमें स्ट्रांग होकर लड़ना पड़ेगा। नव्या ये जानती थी, बस नव्या भी रो रही रहती है और वहाँ पर माया भी रो रही रहती है। नव्या वैसे बहुत कम रोती थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थी, बट कहते हैं ना कि जब इमोशंस की बात होती है तो एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, कोई मशीन तो है नहीं है, तो इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं, बस निकल जाते हैं। अब नव्या के साथ भी ऐसा हो रहा था कि उसे भी वो सब चीज़ें याद आ रही थी जो उसके साथ हो चुकी थी आज से 5-6 साल पहले। तो वो भी बहुत रो रही थी, माया भी रो रही थी। अब माया एकदम से चीख चीख के रोने लगती है और जम के चिल्ला के बोलती है, अक्षय अक्षय। नव्या वहाँ पर रहती है, तभी जेसिका उसे आकर एकदम से कंसोल करने की कोशिश करती है। माया अपना हाथ दिखाकर बोलती है कि अभी नहीं, उसे रोने दो, जब तक वो रोएगी नहीं, नहीं निकलेगा। वहाँ से सबके सब जेसिका को पकड़ लेते हैं, अमृता पकड़ती है और नंदिता भी पकड़ के बोलती है प्लीज़ मत रोको, माया को रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नव्या को देखकर भी रो रही है, प्लीज़ उसे रोने दो। थोड़ी देर तक वो कम से कम 15 से 20 मिनट ये लोग वहीं पर बैठे बैठे रोते रहते, बहुत रोते। माया का रोना देख के नव्या की तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा छलनी हो गया है उसका सीना, क्योंकि इतना रो रही थी वो, इतना रो रही थी, बहुत रोए जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद जो माया रहती है वो एकदम से नव्या की तरफ एक एक उम्मीद भरी नज़रों से देखती है, जिस नज़रों को नव्या समझ जाती है, और नव्या उसका हाथ पकड़ती है और माया को अच्छे से अपने ऊपर कंसोल करती है और आलिया को कहती है कि गाड़ी निकालो। आलिया वहाँ पे वो जो गाड़ी रहती है उसे ओपन करती है और नव्या, माया और आलिया वो तीनों एक ही कार में बैठते हैं और आगे जॉश बैठता है। जेसिका भी भागते हुए आकर ना जॉश के बाजू में बैठ जाती है, क्योंकि जो भी बोलो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ छोड़ना इनसिक्योरिटी हमेशा से ही रहती है, या ये कहो जेलसी भी। और उसे तो इतनी ज़्यादा जेलसी और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था अंदर से कि जो इंसान के पास वो है उसके पास उसको रोना चाहिए था, तो वो एक अननोन इंसान के पास जाकर रो रही है। ये चीज़ अभी तक जेसिका को समझ में नहीं आ रही थी। माया बहुत रोए जा रही थी। दूसरी वाली कार में बाकी लोग आ जाते हैं। धीरे धीरे ये लोग जैसे घर पहुंचते तो रिया गेट ओपन करती है और कहते हैं ना कि जब आप शमशान घाट से आते हो तो आपके नहाने पीने का सारा अरेंजमेंट्स होता है, वो सारे अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं। जो लोग भी वहाँ से आता है सब वॉशरूम में नहाने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो उसी वक्त पे जैसे जेसिका भी सॉरी जैसे रिया भी गेट ओपन करती है और वो एमी बोलती है कि सबको बोल देना नहाने के लिए जाने के लिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ, तो जैसे देखती है तो
जो माया रहती है वो नव्या से लिपटी हुई रहती है पूरे तरीके से, मतलब रोए रही रहती है, उसी के ऊपर रहती है और नाया ने बहुत अच्छे से उसे पकड़ा रहता है। ये देख के रिया भी कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाती है और रिया उससे पहले कुछ पूछती, पर उसे लगता है ये सही समय नहीं है पूछने का, क्योंकि उसे अपने प्यार पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। वो प्यार ही क्या जिस पे भरोसा ना हो, वो प्यार ही क्या जो इतनी सी बात पे अगर डाउट करने लग जाए तो मोहब्बत कैसे टिकेगी। तो वो कुछ नहीं बोलती है, उल्टा वो जाकर मीट को बोलती है कि इन सबको प्रॉपरली जाओ और वहाँ पर नहाने के लिए भेजो और इनके लिए खाने का अरेंजमेंट्स करो, सब कुछ करो। तो वो करने के लिए तैयार हो जाती है मेड। फिर वहाँ पर ये लोग वॉशरूम में सबके सब जाते हैं, 2-3 वॉशरूम्स रहते हैं, मतलब घर तो अच्छा बड़ा ही रहता है माया का, सॉरी नव्या का। तो सब लोग वहाँ पर जाके फ्रेश होने लग जाते। करीब जो आधे घंटे के बाद सब लोग आ जाते, बट सिर्फ और सिर्फ माया और नव्या नहीं आती है, क्योंकि नव्या और माया नहाने ही नहीं गए थे। वो बस जो नव्या रहती है वो माया को अपने सीने से लगाकर बैठी रहती है और बस माया रो रही रहती है। तभी जेसिका आती है और वो पूछती है कि माया आई क्या। तो रिया बोलती है नहीं, माया और नव्या दोनों नहीं आए हैं, शायद अभी तक उन्होंने नहाया नहीं होगा और बिना नहाए वो यहाँ पर आएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे भी हैं, सब हैं, तो जाहिर सी बात है वो नहीं आएंगे। बट तो वो कहते हैं कि मैं जाकर देखूँ क्या। तभी रिया जेसिका का हाथ पकड़ के बोलती है नहीं, थोड़े टाइम उनको अकेले रहने दो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जेसिका कि हमारा पार्टनर भी हमारे उस दर्द को नहीं समझ पाता है जो एक अनजान इंसान उस दर्द को समझ पाता है। तो जेसिका बोलती है एक अनजान इंसान कैसे दर्द को समझेगा जब एक पार्टनर ही दर्द को नहीं समझ पा रहा है। अगर तुम ये कहना चाहती हो, मैं उसकी पार्टनर हूँ, मैं माया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत प्यार से उसे समझती हूँ, मैं नहीं समझूंगी यार, कैसी बात कर रही हो रिया। तभी रिया कहती है जेसिका, यहाँ पर अभी तुम्हारा समझना ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि माया को कौन कितने अच्छे से कंसोल करता है, माया किस स्टेज पर है, माया कैसी हालत में है, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये कि वो मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसे देखा जाए तो जेसिका, जलन तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी नव्या किसी और को अपने सीने से लगाकर बैठी हुई है जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। पर मैं नहीं कर रही हूँ जेलसी, उसका भी एक रीज़न है। तो तभी जेसिका बोलती है क्यों, क्या रीज़न है तुम्हारे पास। यू you नो know, जो नव्या है, आज से 5 साल पहले तो मैं उससे मिली थी, तब उसने मुझे बताया था कि उसने कुछ सालों पहले, 6-7 साल हो रहे होंगे अब तो, उसने रौनक को खो दिया था। तभी एनी बोलती है मेरा भाई था रौनक। तो जेसिका बोलती कौन रौनक, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मतलब रौनक, तो उससे क्या। तभी एनी बोलती है रौनक और नव्या बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एकदम पागलों वाले दोस्त थे। इवन रौनक तो नव्या से प्यार करता था और वो उससे शादी भी करना चाहता था, जिसके लिए उसने नव्या से पूछा था, बट उसे पता चला कि नव्या को फीलिंग्स नहीं है उसके लिए वैसी वाली, बट नव्या के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फ्रेंडशिप वाली बहुत थी। नव्या बहुत प्यार करती थी रौनक से, और रौनक की बचकानी हरकतें या छोटी छोटी चीज़ों को भी वो ध्यान रखती थी। रौनक उसके लिए उसकी दुनिया था। और एक दिन रौनक की मर्डर हो गया और उस मर्डर का बदला लिया है पूरा नव्या ने। तभी रिया कहती है तो किसी अपने को खोने का दर्द नव्या से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। और आज जिस माया जिस स्टेज पर है ना, आज से कुछ साल पहले नव्या वो स्टेज पर थी, और नव्या के पास शायद नव्या खुद भी नहीं थी कि कोई उसका दर्द समझ सके। आज माया के पास नव्या है,
वो उस दर्द को फ़ील कर सकती है, समझ रही है और उसे कहीं न कहीं एक प्रॉपर डायरेक्शन भी देगी। पर नव्या के पास खुद नव्या जैसा कोई इंसान भी नहीं था जो ये चीज़ समझे। तो इसलिए मैं उन्हें जाके डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। जेसिका, जेलसी अच्छी होती है बट हर टाइम अच्छी नहीं रहती है। पॉसेसिवनेस है तुम्हारा, ठीक है, तुम कंसर्न हो, पर उसको थोड़ा उस इंसान के साथ रहने दो जो उसके दर्द को पहले महसूस कर सका है। नव्या उसे प्रॉपर गाइड करेगी, नव्या उसे वो चीज़ समझेगी क्योंकि वो दर्द से गुजर चुकी है और कोई उसे नहीं समझ सकता या कोई उसे नहीं समझा सकता या कोई उसे कुछ भी नहीं कर सकता है सिवाय नव्या के। सो थोड़ा उनको अकेले रहने दो। जेसिका को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत दर्द होता है कि नव्या ने भी किसी को खोया था और उसकी हालत भी ख़राब होती है। फिर वो यहाँ से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी जो नंदिता होती है वो आती है पास में और कहती है कि आर यू ओके? तो वो कहती है आई एम ओके। तूने मुझे बताया नहीं था कि माया मैरिड है? तो जेसिका बोलती है उसका मैरिड होना या नहीं होना सब एक बराबर ही है और क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मैरिड है। प्यार फीलिंग्स मैरिड और सिंगल देखकर तो नहीं होता है ना। बट उसकी अलग थी और मुझे भी ये चीज़ सिर्फ थोड़े टाइम पहले पता चली नंदिता कि माया मैरिड है। सो एक बात पूछूं जेसिका? नंदिता कहती है। तभी जेसिका बोलती हाँ पूछ। ये पता चलने से डिड एनीथिंग रिफ्लेक्ट इन योर रिलेशनशिप? तो कहती है नहीं, मेरे रिलेशनशिप में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा उसके लिए प्यार और इज्जत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो 5 साल से अकेली है। जो एक्चुअल में हुआ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ माया के साथ। और फिर यार प्यार में ना हमेशा से ना किसी को पाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार में सामने वाले को खुश और सुख में देखने की इच्छा होती है। और मैं ये जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शी डिज़र्व टू बी हैप्पी। अगर वो अक्षय के साथ भी हैप्पी रहती तो भी नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम होती। मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं होता, मैं उसके साथ हमेशा रहती, वो जैसे रखना चाहती। अक्षय ठीक भी हो जाता ना तो वो अक्षय और अगर माया साथ में रहना चाहते तो वो रहते, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ मुझे थोड़ा पेन होता है क्योंकि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, बहुत होता, बट मैं उसको ये नहीं कहती कि वो रहे। माया की खुशी जिसमें है वो उसके साथ रहें। आपकी ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप एक मैरिड वुमन के लिए फॉल हो गए हो, आप एक मैरिड वुमन से प्यार करते हो, उसे तो कुछ चीज़ नहीं छुपाई ना आपसे। आपको खास बता रही कि उसकी फैमिली है, उसका मैरिड में है, फिर उससे प्यार आप करने लगे। फिर आप ये कंडीशन कैसे रख सकते हो कि यार अब तो तुमसे बेहद वाला प्यार हो चुका है, तुम्हें भी मुझसे प्यार है, सब कुछ छोड़ कर आओ मेरे साथ रहो? ये तो गलत हो जाएगा ना। मोहब्बत का तो नाम ही ये होता है नंदिता कि जिसे अपनाना है उसे पूरे तरीके से अपनाओ, उसकी कमी खूबी, उसकी फैमिली, उसकी नॉन फैमिली, सब चीज़ों को अपनाओ। मैं कंडीशन नहीं लगा सकती थी। तभी यहाँ से जो नंदिता कहती है आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी माया बहुत वर्नेबल सिचुएशन में है। तो कहती है कि नव्या उसे हैंडल कर रही है। हाँ नव्या उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, कोई बात नहीं। तभी अमृता आती है और आके बोलती है जेसिका तुम ठीक हो? तो जेसिका टर्न होके बोलती है अमृता ये सवाल मुझसे नहीं खुद से पूछो, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि अक्षय तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, क्या तुम इस स्टेज पे हो? तो वो कहती है कि मुझे तो पहले से पता था ये चीज़ होनी ही है और ये चीज़ माया को भी पहले से ही पता था। हमने
एक्चुअल में अक्षय को अभी नहीं खोया है, हमने अक्षय को 5 साल पहले खो दिया था। पर ये सिर्फ और सिर्फ माया का जुनून, माया का आत्म भरोसा, माया का ये चीज़ थी कि वो अक्षय को ठीक करके रहेगी, और उसने पूरी कोशिश भी करी। पर डॉक्टर्स ने तो उसी दिन हाथ खड़े कर दिए थे जिस दिन उसने उसे उस कंडीशन में देखा था। पर माया ने उसे 5 साल ठीक होने के लिए दिए। तो मुझे पहले से पता था कि ये चीज़ हो कर ही रहेगी। इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत हार्श हो चुकी हूँ या मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट मैं उतनी इमोशनल भी नहीं हूँ। बट हाँ, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो मेरा चड्डी बड्डी वाला यार, मेरा जिगरी यार था। मैं एक्चुअल में माया के क्लोज तब हुई जब अक्षय ने मुझे उसे मिलवाया था। बट मेरे लिए तो अक्षय मेरी पूरी दुनिया था। ही इज़ माई फैमिली, ही इज़ माई सोलो फैमिली हु टेक अ स्टैंड फॉर मी। तभी नंदिता बोलती है आई कैन अंडरस्टैंड, और ऐसे करके वो हक कर लेती है। तभी जेसिका बोलती है कि नंदिता, तुम्हें अमृता के साथ रख के उसे साथ रहना चाहिए। वो कहती है ठीक है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो माया रहती है वो एकदम से बोलती है कि नव्या क्या करूँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी नव्या कहती है जब सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तब एक दिल का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता होता है जो सही रास्ता दिखाता है, और दिल का दरवाज़ा वही खोलेगा। तो तुम्हें अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, वो तुम्हें सही रास्ता देगा। और अभी तुम्हारे पास ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें स्ट्रांग होकर ये सोचना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें एक्चुअल में होकर अभी सिचुएशन को हैंडल करना है। और रोना किसी भी चीज़ की कमज़ोरी नहीं होती है। रो लो, जितना मन करे रो, थोड़ा बाहर निकलो। और उसके बाद जब तुम रो धो के बाहर निकलोगी ना, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इस दुनिया में कोई नहीं है। तो पहले अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर उसके बाद कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लो, और अभी जाओ बात करो, बात करके आओ। मैं अभी बात कर ले लेती हूँ। तो वो कहती हूँ। तो यहाँ से जो नव्या होती है वो दूसरे रूम में जाके बात लेती है। यहाँ पे माया भी बात ले लेती है। दोनों बात लेके जब बाहर आते हैं, तो नव्या जब बाहर आती है तो वो उसके पास ना एकदम से जो पीहू होती है वो भागते हुए आती है। तभी वो बहुत प्यार से पीहू की तरफ देखती है, और पीहू एकदम अपनी जो छोटी सी बच्ची है, वो ज़्यादा उसको वर्ड्स बोलने नहीं आते, वो ऐसे कहती है मुझको गोदी में लो ना। तभी वो लेना तो चाहती थी, बट उसे याद रहता है कि वो ऐसी जगह से आई है जहाँ से अभी लेना बच्चों को सही नहीं है। तो वो जेसिका को इशारों में बोलती है कि नंदिता को बुलाओ, सॉरी नताशा को बुलाओ। तो नताशा को जेसिका वहाँ से बुलाती है। तो नताशा आती है और वो एकदम से बोलती है पीहू चलो चलो इधर चलो, अपन इधर खेलेंगे। तो पीहू बोलती है कि मुझे गोदी में जाना है नव्या मैम, नव्या मतलब आंटी बोलती है वो। पर नताशा बोलती है ले लो ना उसे गोदी में। तो नताशा को नव्या बोलती है कि नहीं, मैं बाहर से आई हूँ, और अभी वो जिस जगह से आई हूँ उस जगह से बच्चों को नहीं लेते। तो अभी सारे बच्चे अलग रहेंगे, और ख़ासकर सारे बच्चों की माँ, तुम सब अलग रहोगी। एनी, प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, बच्चों को लेकर हमारे पास मत आओ, हम लोग अभी आए 1 या 2 घंटे के बाद वी विल बी नॉर्मल, देन आई विल टेक अ पीहू, एंड प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, क्योंकि बच्चों के लिए मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ। ये रूप देखकर तो हाय, रिया तो ऐसी फ्लैट हो जाती है, कहती है हो मेरी बेबी कितना ध्यान रखती है। उसके अंदर से तो वो सारी फीलिंग्स आ जाती है। नव्या यहाँ से आगे जाती है और जेसिका उसको बोलती है कि जेसिका, तो वो बोलती कि हाँ माया, हाँ नव्या। तो कहते हैं कि माया को तुम्हारी ज़रूरत है, तो माया के साथ रहो। तभी जेसिका बोलती है कि
उसे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहती है उसे जितनी मेरी ज़रूरत थी मैं हूँ उसके पास, और अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अभी वो तुम्हारे पास ही रहना चाहेगी, मेरे पास नहीं। ठीक है, ओके। एंड जहाँ तक मुझे पता है जेलस होने की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है, और इसके लिए तुम्हें थोड़ा वक्त के साथ टाइम लग जाएगा समझने में। ऐसे बोलकर यहाँ से जो नव्या रहती है वो चली जाती है। वो सबको यूनाइट करती है और बोलती है कि सबसे पहले सब खाना खाओ, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो ये होगा। वहाँ पे जो आलिया रहती है वो भी फ्रेश वगैरह होकर आती है, और उसके पास उसका बच्चे आने के लिए इतना ज़्यादा कर रहे रहते हैं, पर नव्या बोलते आलिया अभी नहीं लेना है, 1 या 2 घंटे के बाद तुम बच्चों को ले लो। तो वो कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता नव्या, मैं नहा धोकर तो आई हूँ। तो कहती बोला ना, थोड़ा माहौल को रहने दो, थोड़ा रुक जाओ, तुम्हें वैसे भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो बच्चों को तो उसकी मम्मी की याद इतनी आ रही रहती है, पर वो जैसे तैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को देखती है और कहती है मेरा बच्चों, मैं अभी लेती हूँ गोदी में, थोड़ी देर रुक जाओ। ये जो तुम्हारी जो नव्या मासी है ना, ये ऐसी करती है। तो कहती है बुआ, तो कहती है मासी, बुआ। नव्या बस ये चुपचाप सुन रही रहती है। वहाँ पे सब खड़े होकर इन दोनों की बक सुन रहे रहते, मासी और बुआ में। तभी एकदम से रिया बोलती है आंटी, सिंपल बोलो आंटी। तुम ना हिंदी में सिखाओ ना तुम इंग्लिश में सिखाओ, हाँ, तुम सिर्फ उनको आंटी बोलो, वो सीख जाएंगे। एक बुआ और एक मासी में ही पूरा पागल कर देते हैं, छोड़ो बेटा आंटी बोलना। तो कहती है फिर सब लोग चुप होके फिर खाना खाए थे। बहुत ज़्यादा टेंस माहौल रहता है, गर्म माहौल रहता है। तो माया जो रहती है कि वो बाहर आने के लिए रेडी नहीं रहती है। तो जेसिका बोलती है माया नहीं आ रही है। तो नव्या बोलती है प्लेट उठाओ और अंदर जाके माया को खिलाओ, वो नहीं आएगी, थोड़ा सा उसको टाइम अकेले रहना है, पर तुम उसके पास रहो, ऐसे कह के होती है। यहाँ पे जो अमृता होती है वो भी सिर्फ खाने की प्लेट पे बैठती है, पर खा नहीं रहती है। तो नंदिता उसे भी थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से खिला रही रहती है। नंदिता भी बहुत केयरिंग होती है अमृता के लिए, और सबका ऐसा केयरिंग नेचर चल रहा रहता है। करीब लंच करने के बाद सब अपने अपने बेडरूम्स में चले जाते हैं। तो जब नव्या रिया के पास जाती है, तो नव्या ना जो विंडो के साइड पे खड़े होकर कुछ सोच रही रहती है। तभी रिया उसे साइड से जाके हक करती है और कहती है क्या सोच रही हो। तो नव्या बोलती है कुछ नहीं, बस कभी कभार सोचती हूँ कि यार और कितनी नव्या इस दुनिया में रहेंगी। तो रिया नव्या को पलटती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है यहाँ पर नव्या एक है, और नव्या जैसे कोई नहीं होगा। नव्या यूनिक है। हाँ, नव्या के जैसे लोग आ सकते हैं, पर नव्या नहीं आ सकती है। जो क्वालिटीज़ नव्या के अंदर है ना, वो किसी के अंदर नहीं है। तो वो बोलती है रिया तो मेरी बात को समझी नहीं। आज जब मैं माया को देख रही थी ना, तो मुझे उसमें मैं खुद दिख रही थी, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैं भी इतने ही दर्द में और इसी चीज़ में उलझी हुई हूँ और इतना रोई हूँ। वो पेन ना बहुत बड़ा पेन होता है रिया। मैं जब नव्या को देख रही थी ना, ऑल माई पेन्स आर रिकॉल्ड, और वो चीज़ बहुत गंदी फीलिंग्स होती है, बहुत गंदी फीलिंग, बहुत बहुत ज़्यादा। पता है जब रौनक को मैंने अपने हाथों में जाते हुए देखा था ना, तब मैं बहुत तड़पी थी, इतना तड़पी थी, इतना कि बता भी नहीं सकती। रिया बोलती है कि मैं ये सब चीज़ें समझती हूँ। तो कहती हूँ एंड थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में आई, मुझे मेरे पेन से बहुत हद तक रिमूव किया है तुमने। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, बट यस, रौनक को खोने का दर्द आज ही मेरे अंदर से गया नहीं। वो ना एक गिल्टीनेस है कि मैं उसे बचा नहीं पाई,
तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बोलकर जो रिया रहती है वो नव्या को अपने सीने से लगाती है। नव्या बस सीने से लगी हुई रहती है रिया को, और उसकी आंखों में से भी आंसू आ रहे थे। थोड़ी देर वो ऐसे सीने से लगती है, तब वो उसे बोलती है आओ। फिर वो वहाँ पर बैठते हैं दोनों, काउच के वहाँ बैठते हैं। तो जो नव्या रहती है वो भी एक वर्नेबल सिचुएशन में रहती है। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नव्या, जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे फाइट्स करे, जो एक अलग ही रेपुटेड इंसान है, जो एक अंडर कवर एजेंट प्लस आईपीएस ऑफिसर है, आज वो भी बहुत रो रही थी। तो जिसमें रिया उसे बहुत प्यार से कंसोल कर रही थी। रिया ने उसे 1 मिनट के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा, अपने कंधे से हटाया नहीं, बहुत टाइम तक किया, फोरहेड पे उसे किस किया और उसे किया। नव्या बोलती है बेस्ट फीलिंग होती है कि जब आप थोड़े से वर्नेबल सिचुएशन में और कोई इतने प्यार से हक करके आपको समझाए। और ऐसे करते करते जो रिया रहती है वो काउच पर ही लेट जाती है, और नव्या उसी के बाजू में साइड में काउच पे बैठ के आराम से दोनों एक दूसरे को टाइट हक करके लेटे रहते हैं। और जब नव्या इतनी ज़्यादा थकी हुई भी रहती है, क्योंकि वो एक मिशन से भी आई रहती है, भागा दौड़ी भी रहती है, वो कब रिया की टमी पर अपना सर रखते हुए सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और रिया बस अपने पार्टनर को इस तरीके से देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका पार्टनर उसके पास होता है। वो आज अगर रो भी रही है तो उसके सामने हूँ मैं, और ये बेस्ट फीलिंग होती है। इससे बड़ी फीलिंग्स, आपके रोमांस से भी बड़ी फीलिंग होती है ये। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो माया रहती है वो थोड़ा सा खाना नहीं खा रही रहती है, पर जब जेसिका उसे धीरे धीरे कुछ खिलाती है, तभी माया कह देती है जेसिका प्लीज़। तो जेसिका खाने को साइड में रखती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है माया, दुनिया में अगर किसी चीज़ से लड़ना हो ना, तो पहले स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और तुम्हारे ही है ना कि अगर हम किसी की कब्र खोदना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें खुद की कब्र खोद के रखनी चाहिए। अगर तुम किसी को पंच मारोगी तो तुम खुद भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम वो पंच मार सको। अगर खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगी। तो आज माया उसकी तरफ देख के बोलती है आज तुम्हारे कोई भी नुस्खे काम नहीं करेंगे। तो जैसिका बोलती है कोई नुस्खे को काम कराना ही नहीं है, तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ, तुम बस शांति से बैठो और तुम्हारे मन में जो है सब कुछ बोलो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास सुनने के लिए। तभी माया हाथ पकड़ती है जेसिका का और वो बताती है कि अक्षय उसका ना बहुत अच्छा दोस्त था। हस्बैंड तो एक फैमिली प्रेशर की वजह से बन गए हम, क्योंकि जो उसके मॉम और डैड थे, मतलब माया के, वो चाहते थे कि वो शादी करे, और जिस पे मैं रेडी ही नहीं थी कभी। पर अक्षय ने मुझे बोला कि मुझसे शादी कर लो। थोड़े टाइम के बाद घर पे ये तक प्रेशर होने लगा कि हमें बेबी करना चाहिए, बेबी करना चाहिए, बेबी करना चाहिए। पर तुम्हें पता है आज तक आज तक अक्षय ने मुझे कभी छुआ नहीं। मतलब, जेसिका पूछती है, कहती है कि वो सिर्फ लोगों के सामने मुझे छूता था, लोगों के सामने मुझे बहुत प्यार से करता था, क्योंकि उसे ये दिखाना रहता था कि आई एम हर वाइफ और हम बहुत खुश हैं। ऐसे आई एम हिम वाइफ और मैं बहुत खुश हैं उसके साथ, ये दिखाना रहता था। बट हम बेडरूम में भी दोनों एक दूसरे के पास तो चिपक कर सोते थे, बट एज अ फ्रेंड्स होते थे। उसने मुझे कभी उस तरीके से टच भी नहीं किया और नहीं किया। एक दिन तो मैं नशे में की हालत में थी, तो मैंने फ़ायदा उठा दिया अक्षय का, और अक्षय ने मुझे रोका भी था उस समय। मुझे याद है वो नाइट, जिस नाइट अक्षय बोल रहा था कि माया तू होश में नहीं हो, माया माया हो गया, लेकिन मैं उस दिन बहुत खुश थी। और वो शायद से दिन हमारी कंपनी लॉन्च हुई थी, और उस कंपनी में बहुत बड़ी डील को क्रैक किया गया था, और मैं बहुत खुश थी। एंड आई ओवरडोज ले लिए थे मैंने, और मैंने इतना पी लिया था कि मैं होश में ही नहीं थी। और उस होश में होते, मतलब
मैं नहीं थी, तो उस बीच पे मैंने मैंने अक्षय को एंड उस दिन मैंने फ़ायदा उठा लिया था अक्षय का, और वो मुझे रोक भी रहा था, बट पता है जैसिका, मैं होश में ही नहीं थी। एंड दैट डे, उसके बाद जब मॉर्निंग में मुझे रियलाइज्ड हुआ, तो अक्षय बहुत, मतलब ऐसा हुआ कि अक्षय एकदम शर्मिंदा था, और वो मुझे इतनी बार उसने सॉरी सॉरी लिख कर गया। पूरा रूम में उसने हर छोटी छोटी जगह स्टिकर पे सॉरी लिखा, सॉरी सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था, बहुत सॉरी लिखा। तब उससे मुझे रियलाइज्ड हुआ कि यार, इससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आई मीन, गलती मेरी थी, मैं चढ़ी थी उसके ऊपर, मैंने सब कुछ किया, बट सॉरी वो था, जबकि मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया था, मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, बट नहीं। एंड वही एक टाइम था जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव कर लिया था, और उसके बाद से आज तक, उसके बाद कभी भी जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो खुश भी हुआ और थोड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मुझे एक ऐसी स्टेज पे लाकर खड़ा कर दे। बट जब मैंने उसे बोला कि नहीं, मैं ठीक हूँ, और मैंने जब उससे बहुत अच्छे से बात करी, तो वो समझा मेरी चीज़ों को। मैंने कहा, देखो, हम हैं तो हस्बैंड वाइफ ही ना, अगर एक बार हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो कहता है कि बात फ़र्क पड़ने की नहीं है, मैंने तुम्हारे बेहोशी में तुम्हारे साथ फ़ायदा उठाया। तो वो कहती है, फ़ायदा मैंने उठाया तुम्हारा। और हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वो आज भी मेरे को बहुत अच्छे से समझता है। एंड यू नो व्हाट जेसिका, अगर आज सच्ची में अक्षय ज़िंदा होता, और अगर उसे मैं तुम्हारे और हमारे रिलेशन के बारे में बताती, तो भी वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता। ही इज़ दैट टाइप ऑफ डार्लिंग पर्सन, और अब वो नहीं है, तो मुझे कितना हर्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं होता है क्या है आने की कुछ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।